तो यहाँ अध्याय 3 समतल में गति। अब इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो यहाँ पर त्वरण भी सदिश राशि होता है, संवेग भी सदिश राशि होती है और यहाँ पर क्षेत्रफल भी सदिश राशि है। ठीक है। इसके बाद यहाँ दूसरा प्रश्न है, यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो उन दोनों का कोण, उनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो इसका तीसरा प्रश्न है, दो सदिश ए और बी के मध्य कोण थीटा हो, यहाँ पर थीटा समझ लेना, थीटा हो तो इनके परिणामी का परिमाण होगा। तो जब हम दो सदिशों का जोड़ निकाल रहे थे, योग निकाल रहे थे, तो आर का मान क्या निकाले थे? हाँ, √a² + b² + 2ab cos थीटा है। तो इनके परिणामी का परिमाण ये है। इसके बाद चौथा वाला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप का कोण होना चाहिए। तो कितना है ये? 45 अंश। फिर देखना है पांचवा है, निम्न में से किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। तो जो कोण दिए रहते हैं उनको जोड़ के देखना है, यदि उनका योग 90 है तो वही कोणों का जोड़ा होता है। तो देखो यहाँ 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर परास कैसी हो जाएगी? समान। अब कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि मान लो यदि कोण 30 डिग्री है तो उतने ही परास के लिए दूसरा कोण कितना होना चाहिए, है ना? तो 90 में 30 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो 30 और 60 का जोड़ा बन जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां वाला, यदि अदिश राशि वह है जो उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। तो अदिश वही है, केवल मान रखती है, दिशा से मतलब नहीं होता है। तो न अक्ष से मतलब होता है न दिशा से मतलब होता है, केवल किससे मतलब होता है? मान से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न है, घड़ी की सेकेंड सुई का कोणीय वेग है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कोणीय वेग निकालते कैसे हैं। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब सेकेंड की सुई चलेगी तो कितना कोण बनाएगी एक चक्कर में? 360। इसी को हम क्या लिख देते हैं? 2π। समझ में आ रहा है? ये एक चक्कर में कितना कोण बनाएगी? 360। अब यहाँ पर कितना समय लेगी? 60 सेकेंड। एक चक्कर घूमने में 60 सेकेंड। तो इसको काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा? π/30। तो ये हो जाएगा π/30 रेडियन। इसी तरह से 8वां है, निम्न में से कौन सी द्विविमीय गति नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और तो वृत्तीय गति भी द्विविमीय गति होती है, प्रक्षेप गति भी द्विविमीय गति होती है, बंदूक से गोली की गति भी ये प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है, तो ये भी द्विविमीय गति है, और मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद की जो गति होगी वो कैसी होगी? एकविमीय हो जाएगी। तो यही वाली द्विविमीय गति नहीं है। अब इसमें 9वां प्रश्न देख लेते हैं, उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण होता है। तो ये प्रक्षेप का जो त्वरण होता है जी ही होता है, चाहे उच्चतम बिंदु पर हो या निम्नतम बिंदु पर हो। ठीक है। तो यहाँ 10वां प्रश्न है, किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा? तो जब 4 गुना होता है तो प्रक्षेपण कोण का मान कितना होता है? 45, है ना? अधिकतम प्रक्षेप के लिए कितना होता है? 45 अंश होता है। अब यहाँ पर 11वां देखो, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। यदि हम किसी वस्तु को सबसे ऊंचा फेंकना चाहते हैं तो हमको सीधा फेंकना पड़ेगा, और सीधे फेंकने पर कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। ठीक है। कोण इस लाइन से नापते हैं, ये क्षैतिज रेखा से, इससे नापते हैं। ठीक है। यदि यहाँ पर हम 45 में फेंके तो अधिकतम परास प्राप्त होती है, और यदि 90 पर हम कोण पर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होती है। अगला देखते हैं 12 नंबर, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य का कोण कितना रहेगा? 90 अंश। तो हमेशा कभी भी पूछे वेग और त्वरण के बीच, चाहे वो एक समान वृत्तीय गति हो
या प्रक्षेप गति हो, इनके बीच का जो वेग होगा अधिकतम ऊंचाई पर वो कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा। तो चलिए 13वां प्रश्न, अभिकेंद्र त्वरण सदैव होता है। तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमेशा कहाँ की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। 14वां प्रश्न देखिए, एकक सदिश का परिमाण होता है। तो एकक सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, 1। 15वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो बल भी सदिश है, आवेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, कार्य कैसी राशि हो जाएगी, अदिश हो जाएगी। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को किस दिशा में फेंकना चाहिए। तो ऊपर ही फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर का मतलब कहाँ की ओर फेंकना चाहिए, ऊर्ध्वाधर। वृत्तीय मोड़ पर सड़क खाली स्थान की ओर ऊंची बनाई जाती है। तो जब देखोगे, जब हम सड़क में मुड़ते हैं तो बाहर की ओर सड़क क्या होती है, थोड़ा उठी होती है, तो कहाँ की ओर ऊंची बनाई जाती है, बाहर की ओर। अब देखो तीसरा है, प्रक्षेपण कोण ए है और 90 डिग्री माइनस ए है, तो प्रक्षेप का क्या समान रहेगा। तो मैं बताया अभी कि 90 के उसमें अंतर में जो परास होती हो क्या होती है, बराबर। जैसे मान के चलो, यदि 30 डिग्री के कोण पर कोई वस्तु को हम फेंकते हैं तो 40 मीटर दूर जाती है, ठीक है। अब इतनी ही दूरी जाए तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, 90 में से 30 को क्या कर दोगे, माइनस, मतलब कितना डिग्री आ जाएगा, 60। 60 डिग्री पर भी फेंकोगे तो इतने ही परास में जाएगा। तो यही है कि एक कोण ए है और दूसरा 90 माइनस ए है, माने एक कोण 30 है और दूसरा क्या है, 90 माइनस 30 माने 60 है। तो क्या समान रहती है, परास। यहाँ पर क्या भरेंगे, परास समान होती है। यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं, कोणीय वेग का मात्रक है। तो ये वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ये हो जाएगा कोणीय विस्थापन का रेडियन और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। फिर 5वां है, प्रक्षेप गति में खाली स्थान नियत रहता है। तो प्रक्षेप गति में क्या है, त्वरण, एक तरह की स्वतंत्र गति होती है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान तो नियत ही रहेगा, ठीक। 6वां प्रश्न है, प्रक्षेप गति खाली स्थान गति होती है। तो कैसी गति होती है, ये द्विविमीय। फिर 7 है, समान सदिशों व दिशा समान होती है। तो समान सदिश वही हैं जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, ऐसे सदिशों को हम क्या बोलेंगे, समान सदिश। अब इसका 8वां प्रश्न देखते हैं, शून्य सदिश का परिमाण शून्य तथा दिशा खाली स्थान होती है, स्वेच्छ होती है। क्योंकि शून्य सदिश का कोई परिमाण नहीं होता, जिस दिशा में कोई सदिश चल दे वही उसकी क्या होती है, दिशा। तो उसकी दिशा स्वेच्छ का मतलब स्वेच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी ले सकते हैं शून्य सदिश की दिशा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं, यदि प्रक्षेप की अधिकतम परास 100 मीटर है तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो जो परास है और ऊंचाई है उनमें जो संबंध होता है तो इस तरह से होता है, h बराबर r/2। माने जो ऊंचाई होती है वो परास की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ परास कितना दिया है, 100, तो 100 का आधा कितना बनेगा, 50। यदि यहाँ पर ऐसा दे देता कि ऊंचाई 50 मीटर है तो परास कितनी है, तो नहीं, ऊंचाई 50 है तो परास कितनी है, तो 2 गुना कर दोगे। परास निकालना होगा तो ऊंचाई का 2 गुना, ठीक। ऊंचाई निकालना हो तो परास का आधा, इस तरह से है। 10वां प्रश्न देखो, प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप वेग खाली स्थान होता है। तो प्रक्षेप का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी के लिए आपको ध्यान रखना इन सभी का सूत्र। तो जो उड्डयन काल होता है उसका सूत्र होता है ये 2u sin θ/g। फिर इसके बाद अधिकतम ऊंचाई है, इसका सूत्र ये होता है u² sin² θ/ क्या हो गया जी। फिर इसके बाद तीसरा है क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास का ये होता है u² sin 2θ/g। यहाँ पर स्क्वायर है साइन में और ये इसमें थीटा में 2 गुना है ना, ये ध्यान रखना। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र ये होता है v²/r। फिर ये आया प्रक्षेप का कोण। तो प्रक्षेप का कोण ये होता है tan इनवर्स 4h/r। अब एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं, शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो जिसका परिमाण क्या हो, शून्य,
और दिशा क्या हो, स्वेच्छ, बाकी तो अपने से बना सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश। इसके बाद तीसरा है प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो प्रक्षेप गति के लिए जिस वस्तु को फेंका जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप। अब ध्यान रखना ये दो तरह का प्रश्न आता है, इसके साथ यदि गति लिख देगा तो प्रक्षेप गति की परिभाषा अलग होती है, और प्रक्षेप भर पूछेगा तो प्रक्षेप की परिभाषा अलग होती है। प्रक्षेप वो होता है जिस वस्तु को फेंक जाता है, जैसे हम भाला फेंक रहे हैं तो भाला क्या कहलाएगा, प्रक्षेप। और जब हम भाला को फेंकते हैं एक स्थान से तो स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए दूसरे स्थान पर गिर जाता है परवलयाकार मार्ग में चलते हुए, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप और प्रक्षेप गति दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रक्षेप का मतलब वस्तु है और प्रक्षेप गति का मतलब उस वस्तु को फेंकने पर जो गति होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश। तो एकांक सदिश के लिए लिखते हैं ए और ऊपर लगाते हैं कैप, और साथ में यहाँ ए वेक्टर और यहाँ पर ए वेक्टर का मॉड हो गया। तो यदि यहाँ बी लिख देगा तो बी लिख देंगे, सी लिख देगा तो सी लिख देंगे, एक्स लिखेगा तो एक्स लिख देंगे। बस आपको एकांक सदिश का फार्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ चौथा वाला प्रश्न देखते हैं, अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पद में लिखिए। तो अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र ये है, अल्फा बराबर क्या, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रश्न हम देख लेते हैं, अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। तो जो एकांक सदिश होते हैं उनका परिमाण कितना होता है, एक, और उनकी दिशा दिए गए सदिश के अनुसार होती है। जिस दिशा में कोई सदिश है उसी दिशा में एकांक सदिश होता है। बस फर्क ये होता है जो दिया गया सदिश है उसका परिमाण कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकांक सदिश का परिमाण कितना होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पर x दिशा का जो एकांक सदिश है उसको हम क्या मानते हैं, आई कैप, y दिशा के लिए क्या होता है, j कैप, और z दिशा के लिए क्या होता है, k कैप। ये इसके एकांक सदिश हैं। अब छठवां प्रश्न देखते हैं, द्विमीय गति के दो उदाहरण लिखिए। तो ये वृत्तीय गति द्विमीय गति का उदाहरण है, प्रक्षेप गति भी द्विमीय गति का उदाहरण है, बंदूक से छोड़ी गई गोली भी द्विमीय गति का उदाहरण है, भाला फेंकना, पत्थर फेंकना, कुछ भी ऐसे करके गति को हम क्या बोलेंगे, द्विमीय। सातवां प्रश्न देखना है, समतल में गतिशील एक कण के किसी क्षण निर्देशांक 3, 4 हैं, मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी है। तो दूरी के लिए फार्मूला होता है r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो पहला मान है x मानते हैं और जो दूसरा मान है क्या मानते हैं, y। तो यहाँ पर x का स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, 3 का, और y का स्क्वायर ये, तो यहाँ 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, 9 25, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इकाई। 8वां नंबर देखते हैं, द्विमीय गति में एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन के समीकरण लिखिए। तो हम जो समीकरण निकाले थे 3, है ना, पहला निकाले थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो कहलाता है वेग का समीकरण। ठीक है, दूसरा शुरू में v आया ना, तो वो कैसा समीकरण कहलाया, वेग का, वेग समय संबंध उसको बोलते हैं। जो दूसरा वाला होता है वो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, विस्थापन का समीकरण होता है। तो उसी विस्थापन के समीकरण को हमको एक बार x के लिए लिखना है और एक बार किसके लिए, y के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसको पूछा है, विस्थापन का समीकरण। तो देखो हमारे पास यस था, यस न लिख के क्या लिख दिए हैं, x, और यहाँ पर s न लिख के क्या लिख दिए हैं, y। ठीक, बाकी वही है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u के नीचे x लगा देंगे, a के नीचे x लगा देंगे, माने ये x दिशा का प्रारंभिक वेग और ये x दिशा का क्या कहलाएगा, त्वरण। इसी तरह से y दिशा का प्रारंभिक वेग और y दिशा का त्वरण। तो फार्मूला वही है, 2 टुकड़ों में लिखना भर है द्विमीय गति विस्थापन का समीकरण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रक्षेप पथ के किस बिंदु पर चाल अधिकतम और किस बिंदु पर न्यूनतम होती है। तो देखो अधिकतम ऊंचाई पर चाल क्या हो जाती है, शून्य। माने कोई वस्तु को जब ऐसे फेंकते हो तो यहाँ पर उसकी जो वेग है वो क्या हो जाता है, शून्य। तभी तो फिर ये नीचे की ओर आना चालू हो जाता है, उसका वेग वहां खत्म हो गया। ठीक है, और प्रारंभिक
बिंदु अथवा भूमि से टकराते समय उसका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। जब यहाँ से टकराएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। जब यहाँ से फेंकेंगे ऊपर गया, ऊपर में वेग क्या हो जाएगा, शून्य। और जब सबसे नीचे आएगा टकराते समय, है ना, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो दो तरह, यहाँ शुरू में भी अधिकतम रहेगा और लास्ट भी क्या रहेगा, अधिकतम। और अधिकतम ऊंचाई पर क्या रहेगा, शून्य। ये वेग की बात है। त्वरण पूछ दिया जाए कितना रहेगा, तो त्वरण यहाँ कभी भी शून्य नहीं रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, जी का मान, है ना, जी के बराबर। 10वां प्रश्न है, प्रक्षेप पथ के किस उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण होता है। तो ये उच्चतम बिंदु पर जो वेग और त्वरण होता है उनके बीच का कितना कोण होता है, 90। जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर वेग की दिशा ऐसे होती है और जो त्वरण की दिशा होती है वो नीचे की ओर होती है, तो कोण कितना बनेगा, 90 का। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बाद यहाँ पर 11वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का त्वरण उसके वेग के सदैव लंबवत होता है। यहाँ पर सिर्फ ये कहाँ पर लंबवत होगा, उच्चतम बिंदु पर। तो यदि यहाँ पर हम ये प्रक्षेप का पथ बनाते हैं, यहाँ पर वेग मुझे निकालना हो, तो देखो वेग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये वेग हो गया, ये किसकी दिशा हो गई, वेग। और जब हम यहाँ पर नीचे करेंगे तो हमेशा जो इसकी दिशा होगी, त्वरण की दिशा नीचे होगी। क्या यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो यही ये पूछ रहा है। तो क्या हर बिंदु पर 90 का कोण बनेगा, लंबवत होगा, नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पर होगा, उच्चतम बिंदु पर होगा। ठीक है, तो इसका जवाब है नहीं, प्रत्येक बिंदु पर जो कोण का मान होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। केवल उच्चतम बिंदु पर त्वरण और वेग क्या होंगे, लंबवत होंगे। इसके बाद 12वां प्रश्न आप पढ़ के देखो। 12वां प्रश्न है, एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस झुकाव पर फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी तक जाए। तो अधिकतम दूरी का मतलब यहाँ पर परास पूछ रहा है। अधिकतम दूरी का मतलब क्या है, परास। और अधिकतम परास के लिए कोण का मान कितना होना चाहिए, 45 अंश। ठीक है, 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 5 किलोग्राम व 10 किलोग्राम के दो गोले समान वेग से एक ही दिशा में फेंके जाते हैं, कौन गोला पृथ्वी से पहले टकराएगा। तो जो टकराने की स्थिति है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, दोनों साथ ही पृथ्वी से टकराएंगे, उनका वेग भर समान होना चाहिए। क्योंकि अभी हम जो डैन काल निकाले, अधिकतम ऊंचाई निकाले, अधिकतम परास निकाले, क्या उनमें कहीं m आया, द्रव्यमान आया। तो जब द्रव्यमान आया है तो द्रव्यमान पर ये निर्भर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोनों कैसे टकराएंगे, साथ में टकराएंगे। अब यहाँ पर 2 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। तो सीधा सीधा है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त, माने ऊपर सीधा सीधा नहीं फेंकना है, किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह ऐसे मार्ग में चलती है, परवलयाकार मार्ग में स्वतंत्र गति करती है। स्वतंत्र गति का मतलब पृथ्वी के अधीन, न हवा करे न कुछ करे, फिर उसको डिस्टर्ब न करो, वो हमेशा कैसी गति करती हो, स्वतंत्र गति करती हो। तो स्वतंत्र गति करते हुए अन्य स्थान पर गिरती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। तो सीधा सीधा ये है कि जब हम इस तरह से ऐसे फेंकेंगे तो ये अन्य स्थान पर गिरेगी, तो यही है। तो ये मार्ग कैसा हो गया, परवलयाकार हो गया। इसकी गति कैसी हो गई, स्वतंत्र गति हो गई। और ये कहाँ गिरती है, दूसरे स्थान पर गिरती है। इसको हम ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकेंगे। ये सब मिला के परिभाषा बना दो तो प्रक्षेप गति की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण, बंदूक से जो हम गोली मारते हैं, तो जब बंदूक से गोली निकल जाती है तो उसके बाद तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। ठीक है, कैसी गति हो गई, स्वतंत्र गति हो गई। फुटबॉल को उछाल दिए, किक मार दिए, हवाई जहाज से बम गिराना, ये सारी की चीजें क्या होती हैं, प्रक्षेप गति। भाला फेंकना, पत्थर फेंकना, ऐसे कुछ भी उदाहरण दे सकते हो जो आप फेंक रहे हो। ऊपर सीधा सीधा ना फेंक के किसी अन्य दिशा में फेंको, तो वो सब क्या कहलाएगी, प्रक्षेप गति कहलाएगी। दूसरा देखते हैं, किसी सदिश ए, ये हमारे पास मान लो ए सदिश है, इसको एक्स वाई समतल में क्या करना है, वियोजित करना है। तो यहाँ पर एक इस तरह से चित्र बना लेंगे। तो आप जानते हैं ये वाला कौन सा अक्ष कहला गया, वाई का, और ये वाला किस कहलाया, एक्स का। तो यहाँ पर ए, तो ए के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक एक्स दिशा का, एक वाई दिशा का। तो ए के नीचे हम क्या लगा दिए, एक्स, इसका मतलब ये हो गया एक्स दिशा का। फिर यहाँ ए के नीचे क्या लगा दिए, वाई,
तो ये y दिशा का हो गया। फिर x दिशा की जो दिशा होती है किससे दर्शाते हैं, i कैप से, और ये हो गया ये j कैप। तो इस तरह से इसके दो सदिश हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब यदि हमको सूत्र में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर कोई सदिश a है, उसे x y समतल में लंबवत घटकों में वियोजित किया गया है। तो देखो जो a है x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो यही लिख देंगे कि जो a है वो x अक्ष के साथ कैसा कोण बनाता है, थीटा। तो जो क्षैतिज घटक होता है, जो ax है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक। जो इस दिशा में जाए क्षैतिज, और जो ऊपर जाए वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर, है ना। तो क्षैतिज घटक को हम क्या लेते हैं, a cos थीटा, ठीक है। और इसी तरह से ऊर्ध्वाधर घटक के लिए यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा, a sin थीटा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से किसी सदिश के कितने घटक होंगे, दो। कौन कौन से घटक हो जाएंगे, a cos थीटा, जिससे थीटा जुड़ा हो उस लाइन का मान क्या रहेगा, a cos थीटा, और जिससे थीटा अलग हो, दो लंबवत लाइन खींचेंगे, एक लंबवत लाइन जिससे थीटा लगा के रखेंगे वो a cos थीटा, और जिसमें थीटा नहीं लगाएंगे दूर वाला लंबवत घटक क्या कहलाएगा, साइन थीटा। तो जैसे यहाँ पर ये बताया कि a लिखा था तो a साइन थीटा हो गया, b लिखा होता तो b साइन थीटा, r लिखा होता तो r साइन थीटा। जो सदिश दिया होगा उसमें साइन कॉस भर लगाना है, तो उसके क्या कहलाते हैं, घटक। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी आप देखो। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एकांक सदिश किसे कहते हैं, i j k क्या है, तो वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 1, और दिशा कैसी हो, दिए गए सदिश के अनुदिश हो, है ना। अनुदिश न लिखना हो तो जो सदिश दिया गया हो उसी की दिशा में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। अब ये पूछा था i j क्या है, तो जो i है वो x अक्ष का एकक सदिश कहलाएगा, जो j है वो y सदिश का एकक कहलाएगा, और जो k कैप है वो z सदिश का क्या कहलाएगा, z एकांक सदिश। तो इकट्ठा मिला के लिख दिए कि i j k क्रमशः x y z के क्या है, एकांक सदिश हैं। फिर चौथा है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो आप साधारण वेग जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे वेग, उसी तरह से है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग। अब विस्थापन के आगे कोणीय विस्थापन भर जोड़ देना, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, कोणीय वेग, ठीक। और कोणीय वेग को किससे लिखा जाता है, ओमेगा से, और विस्थापन में परिवर्तन डेल्टा थी और थीटा, और ये क्या हो गया, डेल्टा टी, समय अंतराल कहला गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा व संबंध लिखिए। तो आवर्तकाल तो आप जानते हैं कि एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, और 1 सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनमें संबंध निकालेंगे, तो एक चक्र पूरा करने में लगा समय कितना हो गया, t सेकेंड। फिर यहाँ 1 सेकेंड में निकालना है तो t को कहाँ कर देंगे, बटे में, 1/t हो गया, ठीक है। और 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति। तो ये संबंध है न्यू इक्वल टू 1/t। तो दोबारा से देख लेते हैं, एक चक्र में पूरा करने में लगा समय क्या हो गया, t सेकेंड। फिर 1 सेकेंड का पूछेगा कि 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या, तो इसको इधर कर देंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, t। फिर 1 सेकेंड चक्रों की संख्या को क्या बोला जाता है, परिभाषा देखो, 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो इधर इस चक्रों की संख्या को हम क्या बना देंगे, v, न्यू बना दिए, न्यू बराबर, और इधर क्या बचा, 1/t। तो यही संबंध होता है इनमें। अब छठवां प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो अभी मैं बताया था कि ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास में जो संबंध होता है, h बराबर क्या होता है, r/2। r का मान कितना है, 100, परास रेंज, r माने क्या है, परास, और बटे में 2, तो कितना, 50 मीटर। यदि वो सीधा सीधा फेंकेगा, उछाल करके ऐसा फेंका 45 के कोण पर, तो कितना गया, 100 मीटर। फिर यदि 90 के कोण पर उसी ताकत से, उसी वेग से फेंकेगा, तो ऊपर कितना फेंक सकता है, 50 मीटर, ऐसा उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नंबर में देख लेना है, ये कहता है उन उन्नयनों के लिए जिनका मान 45 से अधिक या कम होता है, उनके क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध करिए। तो अभी मैं बता रहा था पिछली बार
कि जैसे मुझे ऐसे दो कोण बताओ जिस पर परास का मान क्या हो, समान हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 होता होगा उनका परास कैसा होगा, समान। जैसे मैं बोलूं कि 10 डिग्री का दूसरा कोण बताओ जिस पर परास क्या हो, समान हो, तो कितना हो जाएगा 80। 90 में 10 घटा दोगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी दो कोण हम मान लेते हैं, एक क्या हो गया थीटा और एक हो गया 90 माइनस थीटा। तो अभी आप जब मैं पूछा प्रश्न तो आप 80 बताए, तो 80 कैसे आया, 90 में 10 घटाए ना हो, तो इसी तरह से 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये सूत्र होता है परास का, तो हम पहली परास निकाले माने R1। ठीक है, वो किसके लिए निकाले, थीटा के लिए। तो देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो गया जी, ये सूत्र ही होता है उस परास का। अब दूसरी परास के लिए निकालेंगे तो ये थीटा की जगह अब मुझे क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा। तो देखो u स्क्वायर साइन 2 तो 2 था ही, थीटा की जगह क्या लिख दिए 90 माइनस थीटा, और ये g हो गया। अब इस दो का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 180, और इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये सूत्र और ये सूत्र दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब जो पहली परास है और दूसरी परास है वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस तरह से इसको। 8वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की जो वृत्तीय गति में रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन है वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखो, वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर किसी वस्तु की दो स्थितियों से निर्मित कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। पूछा जाए कि कोणीय विस्थापन क्या है, तो जैसे आप विस्थापन पढ़ते हो कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, तो यहाँ भी बोल सकते हो कि प्रारंभिक वृत्तीय गति में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का कोण, उसमें दूरी बोलते हैं, इसमें क्या बोलेंगे कोण, क्या कहलाएगा कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन की समझ में आ गया। रेखीय विस्थापन क्या था, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, और इसमें बोल रहे हैं कि वृत्तीय गति में फिर वही लाइन, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का कोण, केंद्र पर बना कोण। कहां पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन। अब इसमें लिखा एकांक त्रिज्या, तो जो विस्थापन का सूत्र होता है डेल्टा थीटा, और इनमें संबंध हम बताए थे, तो डेल्टा एस अपॉन क्या होता है आर। अब यदि त्रिज्या का मान कितना है, पढ़ के देखो त्रिज्या कैसी है, एकांक, एक मान लिए तो डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला भी यार, सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वेग कोणीय वेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। सूत्र भी लिखे थे डेल्टा थीटा मान क्या है, डेल्टा टी। अभी यहाँ पर जो थीटा का मान है ये ऊपर निकाले हैं ना, थीटा का मान फिर से मैं यहाँ पर दिखा दूंगा आपको, ये है थीटा का मान क्या है, डेल्टा एस अपॉन आर। तो ये थीटा हटाए उसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं, डेल्टा एस अपॉन आर। समझ में आ गया। अब देखो इसका सूत्र बनाते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी माने विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। तो यहां पर उसको हटाए उसकी जगह क्या लिख दिए v। अब यहां पर r का मान कितना माना है, एकांक, त्रिज्या एकांक हो तो ओमेगा और v क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरह से इसमें किया है। अब यहां पर 10वें वाले में फिर से वही प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर जो कोणीय त्वरण है, तो जैसे हम वहां पर पढ़े हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यहाँ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण। और सूत्र देखो कोणीय वेग का क्या होता है, डेल्टा ओमेगा, और ये डेल्टा टी हो गया। अभी ऊपर से हम ओमेगा का मान ले लेते हैं यार, तो डेल्टा ओमेगा का मान ये ना है, ये डेल्टा वी, ये जो अभी हम निकाले हैं v अपॉन आर निकाले हैं ना, ओमेगा का मान देख लो, ओमेगा का मान क्या निकला है, ओमेगा हटाए यहां से, ओमेगा की जगह पर क्या लिख दिए हैं, डेल्टा v अपॉन आर। डेल्टा v की परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन, ठीक है। अब यहां पर देखो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो इसको हटा के क्या लिख दिया a, और बटे में क्या आ गया r। तो यहां पर देख रहे हैं कि यदि त्रिज्या 1 हो जाए तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, ठीक। इस तरह से ही है ये। अब 11वां प्रश्न इसमें देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए
ये संबंध हम निकाल चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए एक समान वृत्ति गति में पिंड का आवर्तकाल उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रम के बराबर होता है, अथवा आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या निकालना है, संबंध। तो देखो प्रश्न कैसे बना दिया है इसको दो तरह से। इसका नाम क्या है, आवृत्ति, और इसका नाम क्या है, आवर्तकाल। तो आवृत्ति आवर्तकाल के कैसी है, व्युत्क्रम, बटे में क्या कहला है, व्युत्क्रम। इसको सिद्ध करिए। यह फिर पूछ दिया कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या निकालो, संबंध। दोनों चीज वही कहला गया। तो वही है, एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या होगा, टी सेकेंड। फिर 1 सेकेंड में करेंगे, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/t। और 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, न्यू से। तो न्यू बराबर क्या हो गया, 1/t। इस तरह से हमको यहाँ पर इसको अब इसके बाद 12वां प्रश्न देख लेते हैं। स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश को समझाइए। कभी कभी पूछ देता है कि इनमें अंतर लिखिए, तब भी यही लिखना है, एक बार स्थिति सदिश लिख देना है, एक बार विस्थापन सदिश, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो देखो स्थिति सदिश, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाली रेखा को स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये अक्ष बनाया ना, ठीक है, तो जहाँ पर दोनों या तीनों अक्ष मिलते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ओ कहते हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, इसकी P है, P का मतलब पोजीशन, यहाँ पर स्थित है, तो इसकी दूरी को व्यक्त करने के लिए जिस सदिश का या जिस रेखा का इस्तेमाल करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश। तो क्या यहाँ से बता सकते हो, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। ठीक है, अब आगे हम इसी में चलते हैं। ये क्या है, विस्थापन सदिश। तो वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश। अब यहाँ पर मान लो अक्ष नहीं है, यहाँ पर वस्तु की ये प्रारंभिक स्थिति हो गई, इसका नाम ले लेते हैं P1, और ये अंतिम स्थिति क्या हो गई, P2 हो गई। ठीक है, तो अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन सदिश। यदि हम इसको अक्ष से व्यक्त करना चाहें, ऐसे तो देखो मुझे बताना, ये जो मैं लाइन खींचा ये क्या है, विस्थापन सदिश की स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश है। मूल बिंदु से खींच रहा हूं, क्या हो गया, स्थिति सदिश। ये भी इसकी क्या कहला गई, स्थिति सदिश। और जब मैं ऐसे ऐसे खींचूं प्रारंभिक अंतिम से प्रारंभिक की ओर, तब वो क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश। ठीक है, मूल बिंदु से स्थिति बताओगे तो स्थिति सदिश, ठीक है, और प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का बताओगे तो उसको विस्थापन सदिश। अब अगला देख लेते हैं, समान सदिश क्या होता है। तो यदि दो सदिशों के परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी समान हो तो इसे हम क्या कहेंगे, समान सदिश। जैसे मैं एक लाइन खींचूं, ये 5 मीटर की है, दूसरी लाइन खींचूं, ये भी 5 मीटर की है, और दोनों की दिशा कैसी है, समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समान सदिश। इसमें परिमाण भी बराबर है, दिशा भी समान है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समान सदिश। अब देख लो यहाँ पर एक विमी, द्विविमी एवं त्रिविमी गति को उदाहरण सहित समझाइए। तो एक विमी गति को सरल रेखी गति भी कहते हैं। तो जब कोई वस्तु कहाँ गति करती हो, सरल रेखा में, या एक कार्तीय अक्ष में परिवर्तन करता हो। तो कार्तीय अक्ष का मतलब यहाँ पर 3 अक्ष है ना, एक ये y होता है, ये x होता है, और ये क्या होता है, z। तो वस्तु या तो इधर जाती हो या इधर जाती हो या इधर जाती हो, अक्षों के अनुदिश जाती हो, है ना, या फिर किस में जाती हो, सरल रेखा में जाती हो, तो वो कैसा कहलाएगा, एक विमी। तो उदाहरण देखो, गुरुत्व के अधीन गिरता पत्थर, मतलब ये है कि ऊपर आप छत में खड़े हो जाओ, वहां से एक पत्थर गिरा दो तो वो सीधी रेखा में जाएगा, उसमें बल ऐसे धक्का नहीं मारना है, चुपचाप ऐसे क्या कर देना, छोड़ देना है। तो उसकी गति को हम क्या मानेंगे, सरल रेखी। ठीक है, यदि सीधी पटरी पर रेलगाड़ी सीधे सीधे जा रही है, मुड़ नहीं रही है, तो वो भी क्या कहलाएगी, सरल रेखी गति। एक तार है, उस तार पर एक कीड़ा सीधे सीधे रेंगता चला जाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, सरल रेखा। अब इसके बाद ये द्विविमी गति, या इसी को हम क्या बोलते हैं, समतली गति। तो जब कोई वस्तु कहाँ गति करती है, समतल में। जैसे मैं अभी लाइन ही खींच रहा हूँ, तो लाइन एक से ये समतल कहला गया, है ना। अब मैं इस लाइन को इधर भी ले जा रहा हूँ, इधर भी ले जा रहा हूँ, कहीं भी ऐसे ऐसे ले जा रहा हूँ, तो ये कौन सी गति कहला जाएगी, द्विविमी गति कहलाएगी। इसमें कितने अक्षों में परिवर्तन होगा, 2। जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, और यहाँ पर क्या है, z है। तो यह वस्तु तो यहाँ रह सकती है xy के बीच में, या yz के बीच में, या zy के बीच में, कहीं भी रख सकती है। 2 अक्ष होना चाहिए बस,
ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, वृत्तीय गति है, प्रक्षेप गति है, कैरम बोर्ड में गोटियों की गति है, कीड़े पर दीवार का रेंगना है, ये सब क्या कहलाता है, एक तरह का द्विविमीय गति। ठीक है, तो वही कीड़ा है, अभी सीधी तार में चले तो सरल रेखी और दीवार में चले तो समतली। ठीक है, अब त्रिविमीय है जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है। जब अंतरिक्ष में गति करती है तो ये तीन कार्तीय अक्ष, माने यहाँ पर हवा में कोई लटक जाए तब हम उसको मान लेंगे कि ये कौन सी गति हो जाएगी, त्रिविमीय गति हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हवाई जहाज का चलना, चिड़िया का उड़ना, कीड़े का आसमान में उड़ना, पतंग का उड़ना क्या कहलाता है, त्रिविमीय गति कहलाती है। तो मुझे बताना कि एक गोली को मैं हवा में चला दिया तो कौन सी गति कहला जाएगी, वो द्विविमीय गति है। कोई बंदूक से निकलने के बाद वो प्रक्षेप मार्ग में जाते हुए दूसरे स्थान पर, हवा में चलने के बाद भी यदि गोली ऐसे डगमगाती है ना, तब हम उसको क्या मान लेते, क्या, त्रिविमीय गति कहलाती। समझ में आ गया ना कि हवा में भी उसमें बल लगे तब वो क्या कहलाता है, त्रिविमीय गति। जैसे पतंग उड़ाते हो तो पतंग सीधे नहीं, हवा उसको क्या करती रहती, हिलाती रहती है। लेकिन आप वहां से गोला फेंक दो हवा में, एक फुटबॉल को उछाल दो हवा में, फिर उसमें बल न लगे तो कैसी गति होती है, द्विविमीय। तो कंफ्यूजन होता है यार, द्विविमीय त्रिविमीय गति क्या है, उसको सब में मान ली कि हवा में जो गति होती है वो क्या कहलाएगी, द्विविमीय। हवा में तीनों तरह की गति हो सकती है। यदि आप ऊपर सीधा सीधा एक बाल फेंके और सीधा सीधा उसी रास्ते से आ गई, कैसी हो जाएगी, सरल रेखी, है ना। एक गेंद को फेंके वो परवलयाकार मार्ग में जाती है, दूसरे स्थान पर गिर गई, वो कैसी हो गई, द्विविमीय गति हो गई। और एक गेंद को आप फेंके, आंधी तूफान चल रहा है तो गेंद हिलते हिलते इधर उधर गिरी, अब क्या हो गया, त्रिविमीय हो गया, जब बल भी लगे ऊपर तो। ठीक है, तो हवा में तीनों तरह की गति हो सकती है। बस आपको समझना है कि जब तीन अक्ष में परिवर्तन हो तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये कैसी गति हो जाएगी, त्रिविमीय गति हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 15वां नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करिए कि लॉन रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। तो ये ड्रम जैसी कोई चीज है। लॉन रोलर का मतलब यही है कि जब हम किसी मैदान को समतल करते हैं ना तो एक रोलर लगा लेते हैं, जैसे रोड को दबाने के लिए नहीं होता है ना रोलर, ठीक है, भारी भारी, उसी तरह मैदान को दबाने के लिए है। तो ये लोग फिर हाथ से काम करते हैं। ठीक, तो इसमें पूछता है कि हम इसको धकेल रहे नीचे की ओर, जब हम बल लगाएं तो क्या कहलाता है, धकेलना, और जब ऊपर की ओर बल लगाएं तो क्या कहलाता है, खींचना। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं लॉन रोलर हम क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। तो जो इसमें बल लग रहा है यहां पर समझना, ये बल है। ठीक है, इस बल के कितने घटक करना है हमको, 2। तो इसके ये सिरे से, ये पुच्छ जहां से तीर है ना, जहां से चालू होता है उसके पीछे से, इसमें 2 भाग होते हैं। पुच्छ होता है, ये क्या होता है, सिर। जिस ओर तीर रहता है उसको सिर बोलते हैं, और तीर के पीछे वाला क्या कहलाता है, पुच्छ बोलते हैं, टेल बोलते हैं। उस पुच्छ से हमको 2 लाइन खींचना है जो परस्पर कैसी हो, लंबवत हो। जिसमें थीटा लगा रहेगा उसमें बोला था कॉस थीटा लगाते हैं, एफ है तो एफ कॉस थीटा कहला गया, और जो थीटा से दूर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा। ये हम धकेलते समय चित्र बना दिए। अब खींचते समय का चित्र देखो, जब हम खींचेंगे तो इसका तीर इधर है, पुच्छ कहाँ चला गया, नीचे। तीर के पीछे क्या होता है, पुच्छ। तो पुच्छ से हमको खींचना होता है घटक। हम 2 लंबवत घटक खींचे तो जो थीटा है उधर क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि इसका जो भार होता है वो क्या होता है, mg, और इसमें भी जो भार होता है वो भी क्या होता है, mg। इसको रोक नहीं सकते और लगबे करेगा, धरती लगाती है। ठीक है, जिस दिन भार लगाना छोड़ देंगे हम उड़ जाएंगे हवा की तरह, इस पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखना, ये जो F है वो कहाँ लग रहा है, नीचे। यहाँ जो mg है वो भी क्या लग रहा है, नीचे। माने 2 नीचे लग रहे हैं, तो हमको वस्तु क्या हो लगेगी, भारी। माने हम यदि किसी वस्तु को धकेलेंगे तो हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें F के या बल के 2 घटक होंगे, F कॉस थीटा और F साइन थीटा। तो जब हम धकेलते हैं तो धकेलते समय F साइन थीटा वस्तु को क्या बना देता है, भारी, जिससे इसको धकेलना क्या हो जाता है, कठिन। अब दूसरी में खींचते समय F साइन थीटा कहाँ लग रहा है, ऊपर, और ये कहाँ लग रहा है,
नीचे, तो ये बल को, ये वस्तु को क्या बना देगा, हल्का, और हल्का बना देगा तो आसान हो जाएगा। और यही चीज हमको लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देना कि यहाँ पर धकेलते समय या खींचते समय जो बल लगता है उसको कितने घटकों में वियोजित किया जा सकता है, 2 cos थीटा और F sin थीटा। F, ठीक है, तो धकेलते समय F sin थीटा रोलर को क्या बना देता है, भारी, जबकि खींचते समय क्या बना देता है, हल्का, इसलिए खींचना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं ये 3-4 अंक के जो अति वो माने दीर्घोत्तरी प्रश्न है उनकी बात कर लेते हैं। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किस कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल हमको निकालना है, अधिकतम ऊंचाई निकालना है, क्षैतिज परास के लिए हमको क्या निकालना है, सूत्र। तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें प्रक्षेप गति ये आ भी सकता है, परिभाषा नहीं भी आ सकता है। परीक्षा में ये भी हो सकता है कि एक ही चीज पूछ दे कि उड्डयन काल निकालो, या अधिकतम ऊंचाई निकालो, या फिर क्षैतिज परास निकालो, या 2 पूछ सकता है, या तीनों पूछ सकता है। तो जैसे ही पूछेगा सभी प्रश्नों में ऊपर का भाग यही रहेगा, इतना हमको करना ही करना है सभी प्रश्नों के लिए, ये ध्यान रखना। मान लो उड्डयन काल भी पूछा तो अब हम एक चित्र बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। क्षैतिज परास पूछे तब भी इतना चीजें हमको लिखना है, और तीनों पूछेगा तो चित्र फिर एक ही बार बनेगा। 2 पूछेगा तब भी चित्र कितनी बार बनेगा, एक बार। अकेला पूछेगा तब भी चित्र क्या बनेगा, एक बार। बस इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर देखो, मान लो किसी वस्तु को हम ऐसे ऐसे फेंक दिए, तो इसका ये परवलयाकार क्या हो गया, मार्ग हो गया, ठीक है। और ये जो मैं ऊपर लिखा हूं ये ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगी, ये वाला क्षैतिज परास हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस वेग से फेंकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। इसके कितने घटक होंगे, 2। एक हो जाएगा क्या, u cos थीटा, और एक क्या हो जाएगा, u sin थीटा। जो x दिशा का है u cos थीटा, और ये क्या हो गया, y दिशा का u sin थीटा। इसी चीज को हमको यहाँ पर लिखना है। और चित्र में मैं लिखाया था कि यहाँ पर ये समझ लेना ये किसका मान है, ux का। ये किसका मान हो गया, ux का, और ये किसका मान है, uy का, ठीक है। दूसरी चीज आपको समझना है कि यहाँ पर जो ax मान होगा, क्षैतिज दिशा का जो त्वरण होता है वो क्या होता है, 0, ठीक है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है नीचे की ओर लगता है, क्षैतिज में नहीं लगता। और यहाँ पर जो ay है इसका जो त्वरण होता है ये क्या होता है, माइनस जी। इसलिए ये हम थोड़ा सा इसको ऊंचा फेंक रहे हैं, जब ऊंचा फेंकेंगे तो गति उसकी क्या होगी, कम होगी, तो ऋणात्मक त्वरण उसको बोल देते हैं, ठीक है। दिशा उल्टा होने के कारण कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। अब चित्र के बारे में तो हो गया, इसमें लिखना है, माना प्रक्षेप को बिंदु O से, ये बिंदु O हो गया ना, यहां से किस दिशा में फेंक रहे हैं, तिर्यक दिशा में, तिरछा फेंक रहे हैं, ना ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं ना सीधा फेंक रहे हैं, उसको हम कैसा फेंक रहे हैं, तिरछा। तो आप तिर्यक शब्द नहीं आए तो तिरछा फेंकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। प्रारंभिक वेग कितना है, u, तो ये प्रारंभिक वेग u हो गया। प्रक्षेप का कोण कितना है, थीटा, तो थीटा है। इसे कितने घटकों में वियोजित किया जा सकता है, 2 घटकों में। ux बराबर क्या हो गया, u cos थीटा, और uy बराबर क्या हो गया, u sin थीटा। यहाँ चाहो तो बगल में भी लिख सकते हो कि ax का मान कितना रहेगा, 0, और ay का मान क्या रहेगा, -g। चाहे चित्र में लिख लो, यहाँ पर भी लिख दो, ये वाला चीज लिखना है। अब इतना लिख लिए हो तो फिर सरल हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमको क्या निकालना है, उड्डयन काल। तो जब हम उड्डयन काल की बात करते हैं तो वस्तु ऐसे जाती ऊपर, y दिशा, जब ऊपर है तो उसको क्या मान लेना है, y दिशा। तो यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण ही सब में लगाना है। तो द्वितीय समीकरण क्या होता है, s = ut + ½ at²। तो यहाँ पर s न लिख के क्या लिख दिए हैं, y, क्योंकि एक बार x का होगा और एक बार y का होगा। क्षैतिज दिशा माने x, और ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब हो गया y। बस u के नीचे क्या लगा दिए हो, y, a के नीचे भी क्या लगा दिए हो, y। अब कुछ नहीं, मान रख दो, ये y का मान क्या हो गया, 0। कैसे हो गया 0, देखना, यहां से वस्तु चालू हुई और चलते चलते यहां पर जाकर के गिर पड़ी। ये y का मान कितना हो गया, ये लाइन x की है, ये लाइन किसकी है, x। ये ऊपर है बिंदु, क्या ये दोनों बिंदु ऊपर हैं, माने y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। जब वस्तु यहां चली और यहां तक पहुंचने का समय ही क्या कहलाता है, उड्डयन काल। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने का समय क्या कहलाया, उड्डयन काल। तो जब अंतिम बिंदु में पहुंचेगी तो उसकी ऊंचाई बचेगी क्या, नहीं बचेगी, इसलिए y का मान कितना हो गया, 0। uy का मान देख लो, यहां पर क्या लिखा है, u sin थीटा।
तो यहाँ पर u साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। और ये जो कैपिटल टी, ये स्मॉल टी है, इसको हम क्या लिख दिए, कैपिटल टी आवर्तकाल। आगे देखते हैं, 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। अब यहाँ चिन्ह क्या था, प्लस, तो मैं बताया था ए वाई का मान कितना बताया था, माइनस जी, तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस, और टी की जगह क्या हो गया जी टी स्क्वायर। अब इसको आगे हल करोगे तो देखो इस माइनस वाले को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो क्या आएगा यार, 1/2 जी टी स्क्वायर, एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो बढ़ाना चाहो तो, और ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा टी। समझ में आ गया। तो एक टी को मैं इधर से काट दूं क्या, ये, तो टी बराबर क्या बचा, ये 2 का इधर गुणा कर दोगे तो क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन जी। इस तरह से उड्डयन काल का सूत्र आ जाएगा। तो सरल है, केवल आपको ये मान ध्यान रखना है और ये वाले मान ध्यान रखना, इन्हीं मानों को रखते जाना है तो आते जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके, क्षैतिज परास की। तो परास माने x दिशा की दूरी, परास का मतलब क्या है x दिशा में, क्षैतिज दिशा में, है ना। तो अब हम इसमें समीकरण जो लगाएंगे वो किसका लगा लेंगे, x का। ये वाला समीकरण ये वाला समीकरण एक ही है, सिर्फ जहां जहां y लिखा है इसमें क्या लिखा है x। द्वितीय समीकरण है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस u और a के नीचे हमको क्या लगाना है, एक्स एक्स लगाना है, और यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लगाएंगे, s की जगह पर x लगा देंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, ux की जगह पर क्या लिखना है, u cos थीटा, ax की जगह पर क्या लिखना है 0, x की जगह पर क्या लिखना है r, और t की जगह पर जो हम ये निकाले हैं ये वाला, यही चीज t की जगह पर लिखना है ना। तो देख लो इसमें क्या क्या ux हो गया, ax हो गया, और x का मान हो गया r। r माने परास, x दिशा की दूरी को हम क्या बोलते हैं, r से दर्शाते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं देख लेता हूं। तो अब क्षैतिज परास का ये सूत्र हो गया ना, इसमें मान रखते हैं, x का मान देखो कितना है r, ठीक है, परास मान लिए, फिर ux का मान है ना, तो 2 घटक बनाए थे ना, तो चाहे यहां लिखो या ना लिखो, ऊपर तो लिखे ही हैं, ux की जगह क्या हो गया u cos थीटा। फिर यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ये ux के बगल में क्या लिखा है t, और t का मान कितना है 2u साइन थीटा, तो इस t की जगह पर लिख दिए 2u साइन थीटा। इधर का मैं हिस्सा नहीं लिखा यार, तो देखना ये क्या लिखा है ax, ax का मान कितना होता है 0, क्षैतिज दिशा का त्वरण 0 होता है, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इस तरह से उधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको अपन हल कर देते हैं, तो हल करने में देखना u और u का गुणा किए तो क्या हो गया u स्क्वायर, और बटे में g है तो g लिख दिए। अब यहां पर क्या बचा है मेरे पास 2 नहीं लिखा ना, यहां से देखना 2 नहीं लिखा तो 2 बचा है, और क्या बचा साइन थीटा, और क्या बच रहा है कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी छोटी क्लास में तो इसको पढ़े नहीं हो, इसी का सूत्र 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिला के क्या हो जाता है साइन 2 थीटा हो जाता है। तो इस तरह से ये परास का सूत्र हो गया, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो गया जी। तो ये नया सूत्र है, इस सूत्र को थोड़ा ध्यान रखना, इसका मान क्या होता है साइन 2 थीटा। तो वहां से हम 2 भी गायब कर देंगे, साइन भी गायब कर देंगे, कॉस भी गायब कर देंगे, सब गायब करके उसके स्थान पर क्या लिख देना है साइन 2 थीटा। अब देख तो अधिकतम ऊंचाई, अब अधिकतम ऊंचाई के लिए देख लो ऊर्ध्वाधर दिशा में y का मान तो यही होगा, है ना, ऊपर ऊपर माने y, और ए वाई का मान कितना है माइनस जी, और यहाँ पर y का मान हम क्या ले रहे हैं h, h का मतलब अधिकतम ऊंचाई, हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये दूरी क्या कहलाती है h, हम नीचे नहीं आ रहे हैं, केवल मन में सोच रहे हैं कि जब सबसे ऊंचा जाएगा तो कितना जाएगा, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर क्या माने हैं h। अब समय देखो, समय क्या लगेगा आधा, भाई देखो जब यहाँ तक का समय होता है, यहाँ तक का पूरा किनारे तक का, तब मान लो 8 सेकेंड लगा या 10 सेकेंड लगा, तो आधा समय कितना लगेगा 5 सेकेंड, है ना, उसका आधा हो जाएगा। 4 का है 8 है तो 4 हो जाएगा, और 10 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो जो हम आवर्त काल निकाले थे t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी निकाले थे ना, इसमें 2 है क्या नहीं है। फिर से मैं थोड़ा सा दिखा दूं, उस आवर्त काल का आधा कर दिए हैं कि पूरा पहुंचने में समय लग रहा था t, तो आधा पहुंचने में क्या लगेगा, हाँ
t/2 लगेगा। तो यहाँ पर देख लेना ये जो लिखा है ये, इसको हम 2 हटा दिए क्योंकि बटे में क्या है 2 है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेना यहाँ पर 2 नहीं लगाया ना, समझ में आया। अब यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर दिशा का गति का समीकरण है ये वाला हम लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखना y का मान कितना हो गया h भी लिख सकते हो, h मैक्स भी लिख सकते हो, मैक्स का मतलब अधिकतम ऊंचाई। uy का मान कितना है u साइन थीटा। फिर t का मान देख लो, t का मान कितना है u साइन थीटा अपॉन g। फिर यहाँ पर 1/2 है, 1/2 लिख दिए। ay का मान कितना होता है -g, तो यहाँ प्लस लगा है तो माइनस लगा दिए। फिर यहाँ पर लिखा है t², ये t² लिखा है तो t का मान कितना है ये स्क्वायर है, इसलिए इसी में हम क्या लगा दिए हैं स्क्वायर लगा दिए। अब इसको हल करना है, गणित लगाना। देखना u में u का गुणा करो तो कितना हो जाएगा u², फिर साइन में साइन का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा sin², और ये हो गया g। ठीक है, फिर यहाँ भी देखते हैं। हाँ, अब ये वाले स्टेप में देखते हैं, इसका कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये u² और क्या हो जाएगा sin² थीटा। अब यहाँ पर g का भी स्क्वायर होगा, यहाँ देखो जब ही निकालोगे तो क्या हो जाएगा g का स्क्वायर, लेकिन एक g यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बटे में क्या बचा g और साथ में क्या लिखा है 2, तो ये 2g हो गया। अब इसमें से यदि हम इसको घटाएंगे तो ये इस तरह से एक स्टेप में यहाँ पर और लिख दूं, यहाँ कुछ कॉमन हो सकता है u² और क्या sin² थीटा अपॉन में क्या हो गया g। अंदर इसकी जगह पर 1 बचेगा और इसकी जगह पर क्या बचेगा 1/2, ये बटे में 2 है ना 1/2। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा 2 में से 1 गया, 2 1 कम 2 और फिर 1 जाएगा तो क्या आएगा 1/2, तो 1/2 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2g। इस तरह से ये समीकरण आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हल करके देख लो। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न है, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो गणना करना है। तो हमको क्या क्या पता है यार, थीटा कितना हो गया 30, प्रारंभिक वेग का मान कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको निकालना है अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास। तो ये सरल सा प्रश्न है, बस आपको ध्यान रखना है सूत्र बनेगा तो बन जाएगा। अब ये देखो यदि वो वाला प्रश्न आ गया और अथवा में ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो ये वाले प्रश्न ज़्यादा सरल है, क्योंकि आपको केवल 6 लाइन में उत्तर हो जाएगा और उसको करोगे तो 26 लाइन लगेंगे। ठीक है, पूरा निकालना होगा। तो देखो यहाँ अधिकतम ऊंचाई का ये सूत्र होता है u² sin² थीटा अपॉन क्या हो गया g। तो u का मान कितना हो गया 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर sin² कितना है 30, 2 की जगह 2 लिखेंगे। g का मान क्वेश्चन में न दिया रहेगा, या दिया भी रहे तो देख लेना उसमें क्या ले लेना है 10। अब इसको हल कैसे करेंगे, 15 का वर्ग कितना हो गया 225, फिर मैं 2 लिख दिया 10। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आया है 1/4, ये कैसे आ गया, sin 30 का मान 1/2 होता है और ये स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और इस तरह इतना मीटर आ गया। फिर यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल के लिए सूत्र देखो 2u sin थीटा अपॉन g, मान रखना है, ये 2 रख दिए। u का मान कितना हो गया 15, sin थीटा का मान कितना हो गया 30, g का मान कितना हो गया 10। अब यहाँ पर देखो तो ये 2 गुणे 15 हो गया 10 हो गया। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आया 1/2, क्योंकि sin 30 का मान कितना होता है 1/2। फिर इसको हल कर दोगे तो 1.5 सेकेंड, ये टाइम है तो सेकेंड में दे देना, ये दूरी है तो मीटर में दे देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला देख लेते हैं। तो हमारे पास ये क्षैतिज परास है, तो u² sin 2 थीटा अपॉन क्या है g। इसको समझना यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो u का मान कितना है 15 का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर नहीं है 2 है, तो 2 गुणे कितना हो गया 30 और g का मान कितना हो गया 10। आगे के स्टेप देखो 15 का वर्ग कितना हुआ 225। अब यहाँ 2 और 30 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बटे में कितना हुआ 10। अगले में देखें तो ये 225 हो गया, ये 10 हो गया और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। फिर यहाँ √3 का मान 1.732 होता है। अब इसको हल करेंगे तो 19.4 मीटर उसकी क्या हो जाएगी परास आ जाएगी।